3 सितंबर 1949 एक अमेरिकी वेदर मॉनिटरिंग प्लेन जापान के ऊपर से गुजर रहा था जब उसने कुछ अजीब डिटेक्ट किया। हवा में रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रेसेस थे, सीरियम 141 और वाइटीरियम 91 जैसे आइसोटोप्स, जिनकी हाफ लाइफ सिर्फ 1 या 2 महीने की होती है। इसका मतलब साफ था, सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। अमेरिका की न्यूक्लियर मोनोपोली खत्म हो गई थी। उस वक्त रैंड कॉर्पोरेशन में एक मैथमेटिशियन जॉन वॉन नॉयमन ने कहा था, अगर तुम कहते हो कि कल उन्हें बॉम्ब करना चाहिए तो मैं कहता हूं आज ही क्यों नहीं। अगर तुम कहते हो आज शाम 5 बजे तो मैं कहता हूं 1 बजे क्यों नहीं। यह था उस डर का लेवल जो दुनिया में फैल गया था। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक फैसिनेटिंग कहानी गेम थ्योरी की, जो आज भी हमारी दुनिया को समझने में मदद करती है। 1950 में रैंड कॉर्पोरेशन के 2 मैथमेटिशियंस ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रॉब्लम इन्वेंट किया, प्रिजनर्स डिलेमा। सोचिए, 2 प्रिजनर्स हैं जो अलग अलग सेल्स में बंद हैं। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर दोनों चुप रहें तो दोनों को माइनर पनिशमेंट मिलेगी। अगर दोनों कन्फेस करें तो दोनों को हैवी पनिशमेंट। लेकिन अगर एक कन्फेस करे और दूसरा चुप रहे तो कन्फेसर को फ्रीडम मिल जाएगी और चुप रहने वाले को मैक्सिमम पनिशमेंट। यहां ट्विस्ट यह है कि इंडिविजुअली रैशनल चॉइस कलेक्टिवली इरैशनल आउटकम देती है। हर प्रिजनर सोचता है, अगर वो कन्फेस करता है तो मुझे भी करना चाहिए, अगर वो नहीं करता तो भी मुझे करना चाहिए। रिजल्ट क्या? दोनों कन्फेस करते हैं और दोनों को हैवी पनिशमेंट मिलती है, जबकि अगर दोनों कोऑपरेट करते तो बेटर आउटकम होता। अब इनर अल्केमिस्ट 3 सितंबर 1949 एक अमेरिकी वेदर मॉनिटरिंग प्लेन जापान के ऊपर से गुजर रहा था जब उसने कुछ अजीब डिटेक्ट किया। हवा में रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रेसेस थे, सीरियम 141 और यट्रियम 91 जैसे आइसोटोप्स, जिनकी हाफ लाइफ सिर्फ 1 या 2 महीने की होती है। इसका मतलब साफ था, सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। अमेरिका की न्यूक्लियर मोनोपोली खत्म हो गई थी। उस वक्त रैंड कॉर्पोरेशन में एक मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा था, अगर तुम कहते हो कि कल उन्हें बॉम्ब करना चाहिए तो मैं कहता हूं आज ही क्यों नहीं। अगर तुम कहते हो आज शाम 5 बजे तो मैं कहता हूं 1 बजे क्यों नहीं। ये था उस डर का लेवल जो दुनिया में फैल गया था। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक फैसिनेटिंग कहानी गेम थ्योरी की, जो आज भी हमारी दुनिया को समझने में मदद करती है। 1950 में रैंड कॉर्पोरेशन के 2 मैथमेटिशियंस ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रॉब्लम इन्वेंट किया, प्रिजनर्स डायलेमा। सोचिए, 2 प्रिजनर्स हैं जो अलग अलग सेल्स में बंद हैं। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर दोनों चुप रहें तो दोनों को माइनर पनिशमेंट मिलेगी। अगर दोनों कन्फेस करें तो दोनों को हैवी पनिशमेंट। लेकिन अगर एक कन्फेस करे और दूसरा चुप रहे तो कन्फेसर को फ्रीडम मिल जाएगी और चुप रहने वाले को मैक्सिमम पनिशमेंट। यहां ट्विस्ट ये है कि इंडिविजुअली रैशनल चॉइस कलेक्टिवली इरैशनल आउटकम देती है। हर प्रिजनर सोचता है, अगर वो कन्फेस करता है तो मुझे भी करना चाहिए, अगर वो नहीं करता तो भी मुझे करना चाहिए। रिजल्ट? दोनों कन्फेस करते हैं और दोनों को हैवी पनिशमेंट मिलती है, जबकि अगर दोनों कोऑपरेट करते तो बेटर आउटकम होता। अब इनर अल्केमिस्ट ये सिर्फ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। यूएस सोवियत न्यूक्लियर आर्म्स रेस इसका परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था। दोनों कंट्रीज ने रैशनल चॉइस बनाई, अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना, लेकिन कलेक्टिवली दोनों ने लगभग $10 ट्रिलियन स्पेंड किए और दुनिया को न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के कगार पर ले गए। दोनों वर्स ऑफ हो गए डिस्पाइट मेकिंग इंडिविजुअली रैशनल डिसीजंस। नेचर में भी ये पैटर्न दिखता है। अफ्रीकन इम्पालास को देखिए, जब प्रेडेटर आता है तो सभी को अलर्ट करना चाहिए, लेकिन अलर्ट करने वाला खुद को डेंजर में डालता है, तो कौन करे? यही है कोऑपरेशन का फंडामेंटल चैलेंज। लेकिन यहां कहानी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। 80 के डेकेड में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कंप्यूटर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया रिपीटेड प्रिजनर्स डिलेमा के लिए। 14 स्ट्रैटेजी सबमिट हुई प्लस एक रैंडम स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी को हर दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ 200 राउंड्स खेलना था। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। विनर था सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी, टिट फॉर टैट। यह स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करती थी। पहली मूव में कोऑपरेट करो, फिर जो ओपोनेंट ने लास्ट मूव में किया था वही करो। इतना सिंपल, फिर भी इतना इफेक्टिव। एक्सेलरॉड ने सेकंड टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया, इस बार 62 एंट्रीज के साथ। फिर से टिट फॉर टैट जीता। एनालिसिस से पता चला कि सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज में 4 क्वालिटीज होती हैं। नाइस होना, यानी पहले डिफेक्ट नहीं करना,
रिटेलिएटरी होना यानी बिट्रेयल को पनिश करना, फॉरगिविंग होना यानी पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाना, और क्लियर होना यानी प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ये फैसिनेटिंग है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल आंख के बदले आंख जैसी एंशिएंट मोरालिटी से मैच करता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जब एनवायरनमेंट में नॉइज होती है यानी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो जेनरस टिट फॉर टैट बेहतर परफॉर्म करती है। ये ओकेजनली फॉरगिव करती है रिटेलिएटरी साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए। एक्सेलरॉड का सिमुलेशंस ने दिखाया कि नेचर में भी ये पैटर्न दिखता है। अफ्रीकन इम्पालास को देखिए, जब प्रेडेटर आता है तो सभी को अलर्ट करना चाहिए, लेकिन अलर्ट करने वाला खुद को डेंजर में डालता है, तो कौन करे? यही है कोऑपरेशन का फंडामेंटल चैलेंज। लेकिन यहां कहानी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। 80 के डेकेड में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कंप्यूटर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया रिपीटेड प्रिजनर्स डिलेमा के लिए। 14 स्ट्रैटेजी सबमिट हुई प्लस एक रैंडम स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी को हर दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ 200 राउंड खेलना था। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। विनर था सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी, टिट फॉर टैट। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करती थी। पहली मूव में कोऑपरेट करो, फिर जो अपोनेंट ने लास्ट मूव में किया था वही करो। इतना सिंपल फिर भी इतना इफेक्टिव। एक्सेलरॉड ने सेकंड टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया, इस बार 62 एंट्रीज के साथ। फिर से टिट फॉर टैट जीता। एनालिसिस से पता चला कि सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज में 4 क्वालिटीज होती हैं। नाइस होना, पहले डिफेक्ट नहीं करना। रिटेलिएटरी होना यानी बिट्रेयल को पनिश करना। फॉरगिविंग होना यानी पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाना। और क्लियर होना यानी प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये फैसिनेटिंग है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल आंख के बदले आंख जैसी एंशिएंट मोरालिटी से मैच करता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जब एनवायरनमेंट में नॉइस होती है यानी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो जेनरस टिट फॉर टैट बेहतर परफॉर्म करती है। ये अकेजनली फॉरगिव करती है रिटेलिएटरी साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए। एक्सेलरॉड के सिमुलेशंस ने दिखाया कि कोऑपरेशन इमर्ज हो सकती है और स्प्रेड भी हो सकती है, इवन अमंग सेल्फ इंटरेस्टेड प्लेयर्स। 1000 जनरेशंस के बाद टिट फॉर टैट पॉपुलेशन का 14.5% रिप्रेजेंट करती थी। ये प्रूव करता है कि कोऑपरेशन स्टेबल स्ट्रैटेजी है। सबसे माइंड ब्लोइंग इनसाइट ये है कि लाइफ ऑफन नॉन जीरो सम गेम है। ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम सोचते हैं कि मेरी जीत का मतलब तुम्हारी हार है, लेकिन रियलिटी में हम ऑफन बैंकर के साथ खेल रहे होते हैं, यानी वर्ल्ड के साथ। विन विन सिचुएशंस पॉसिबल हैं। रियल वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल्स देखिए। यूएस और सोवियत यूनियन ने 80 के डेकेड के एंड से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर कोऑपरेट करना शुरू किया। ट्रेड रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज सब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिजनर्स डिलेमा की नेचर रखती हैं। कंट्रीज को इंडिविजुअली कॉस्टली स्टेप्स लेने पड़ते हैं कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। गेम थियरी हमें यह भी सिखाती है कि शॉर्ट टर्म में एनवायरनमेंट प्लेयर्स को शेप करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लेयर्स एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। हमारे चॉइसेस मैटर करती हैं। जब हम कोऑपरेशन चूज करते हैं तो हम एक कल्चर क्रिएट करते हैं जो कोऑपरेशन को रिवॉर्ड करती है। ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस तक लिमिटेड नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना, रेसिप्रोसिटी मेंटेन करना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, ये सब स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिटरमिन करती हैं। हिंदू फिलॉसफी में भी आज के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिजनर्स डिलेमा की नेचर रखती हैं। कंट्रीज को इंडिविजुअली कॉस्टली स्टेप्स लेने पड़ते हैं कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। गेम थियरी हमें यह भी सिखाती है कि शॉर्ट टर्म में एनवायरनमेंट प्लेयर्स को शेप करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लेयर्स एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। हमारे चॉइसेस मैटर करती हैं। जब हम कोऑपरेशन चूज करते हैं, हम एक कल्चर क्रिएट करते हैं जो कोऑपरेशन को रिवॉर्ड करती है। ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस तक लिमिटेड नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना, रेसिप्रोसिटी मेंटेन करना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, ये सब स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिटरमिन करती हैं। हिंदू फिलॉसफी में भी ये कॉन्सेप्ट डीपली एम्बेडेड है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक फैमिली है। ये कोऑपरेशन की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। कर्मा का कॉन्सेप्ट भी यही बताता है, जो एनर्जी हम यूनिवर्स में पुट करते हैं वही हमें वापस मिलती है। रे डालियो के प्रिंसिपल्स भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, थॉटफुल डिसएग्रीमेंट, बिलीवेबिलिटी, वेटेड डिसीजन मेकिंग, ये सब कोऑपरेशन और कलेक्टिव इंटेलिजेंस के फॉर्म्स हैं।
इंडिविजुअल ईगो को सैक्रिफाइस करके कलेक्टिव विजडम अचीव करना। आज की चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में ये इनसाइट्स और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में जो कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेशन मास्टर करेंगे वही थ्राइव करेंगे। गेम थ्योरी हमें यह भी सिखाती है कि रेपुटेशन मैटर करती है। रिपीटेड इंटरेक्शंस में आपका पास्ट बिहेवियर आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज डिटरमिन करता है। ट्रस्ट एक करेंसी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती है। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन फेस करें, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, याद रखिए ये सिर्फ इमीडिएट पे ऑफ के बारे में नहीं है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के बारे में है, रेप्यूटेशन के बारे में है और अल्टीमेटली एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने के बारे में है। प्रिजनर्स डिलेमा हमें ये प्रोफाउंड ट्रूथ सिखाती है कि कोऑपरेशन सिर्फ मॉरल चॉइस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक चॉइस भी है। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम लाइफ के गेम को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, क्योंकि अंत में हम सब एक ही टीम में हैं, ह्यूमैनिटी की टीम में।